हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिसको हम मौलिक संकल्पना के नाम से हिंदी में जानते हैं, तो इसी का आज हम इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनीशन है आपके चैप्टर फर्स्ट में, उसी को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए चैप्टर फर्स्ट की समरी मिली, मुझे लगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी को मैं लेकर आया हूँ। तो ये सारा बुक में आपको मैटर मिल जाएगा। ये जो मैटर है वो भारत भारतीय प्रकाशन बुक का है, तो उसी में आपको ये मैटर मिल जाएगा। तो यहाँ मैं आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आए। तो आइए अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए, जो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है उसी के अंतर्गत हम थर्मोडायनेमिक्स जो आपका होता है उसी के स्टेट एंड सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं, सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो आपके क्लोज सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम होते हैं, और जो आपके होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम जो होते हैं, जितने भी आपके सिस्टम होते हैं उन्हीं का अध्ययन हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना इस बात का ज़रूरी ये हो जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो जनरली आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऊर्जाओं के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम ऊर्जाओं का जो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं उसी के बारे में अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। या इसी को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सभी प्रकार की जो आपकी ऊर्जाएं होती हैं उनको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करने के लिए ऊष्मागतिकी विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, तथा जो आपकी ऊर्जाएं होती हैं, जो आपकी एनर्जी होती है, उसके स्थानांतरण के कारण जो आपके पदार्थ के गुणों में जो प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं उनका भी अध्ययन हम ऊष्मागतिकी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो जो आपका ऊष्मागतिकी विज्ञान होता है वो आपकी प्रकृति के दो नियमों पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जैसे आपका 4 लिखा है, तो ये मुझे लग रहा है कि गलत है। जो आपका ऊष्मागतिकी विज्ञान होता है वो सिंपली आपका जो नेचर के 2 नियम होते हैं उन पर कार्य करता है। तो आपका जो पहला नियम होता है वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर कार्य करता है। और जो आपका दूसरा होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम होता है। इन्हीं दोनों नियमों के अंतर्गत आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स वर्क करता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टेट एंड सिस्टम के बारे में कि ऊष्मागतिकी की अवस्था, निकाय तथा परिस्थान होते क्या हैं। इसके बारे में अब अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन लाइनों को एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको इन लाइनों का मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो आपकी लाइनें कह रही हैं कि ऊष्मागतिकी के एक क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है, या ऊष्मागतिकी में एक क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है तथा विचाराधीन क्षेत्र के बाहर एक सीमा खींच ली जाती है। और सीमा के जो अंदर क्रियाएं होती हैं उसे निकाय कहते हैं या सिस्टम कहते हैं, और सीमा के बाहर के क्षेत्र को हम परिस्थान कहते हैं। तो इन लाइनों का मतलब क्या है, अब इनको हम समझ लेते हैं। तो ऊष्मागतिकी जो आपकी पहली लाइन कह रही है कि ऊष्मागतिकी में एक क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है, तो हम यहाँ पर एक इस प्रकार का कोई शेप ले लेते हैं कि हमारा जो ऊष्मागतिकी का जो अध्ययन है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत हमको करना है। तो इसी के अंदर मतलब आपका जो अंतर्गत है इसी के हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक आपका समझ लीजिए बॉडी ले ली है जिसमें हम ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आपकी पहली लाइन कहती है कि ऊष्मागतिकी में एक क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है, तो हमने कोई एक क्षेत्र मान लिया है कि हमको इसी के अंतर्गत ऊष्मा के अध्ययन करना है, ऊष्मा के बारे में। तो फिर आपका नेक्स्ट लाइन कहती तथा विचारणीय क्षेत्र के बाहर एक सीमा खींच ली जाती है। मतलब है हमारा इस लाइन का यहाँ पर कि हमने जो यहाँ पर एक क्षेत्र निर्धारित किया है उसी के बाहर इन लाइनों को हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। फिर कह रहा है कि सीमा के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, मतलब है हमारा यहाँ पर कि इन लाइनों के अंदर
जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं सीमा के अंदर, मतलब जो हमारे ये बाउंड्री हैं, इन्हीं के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम सिस्टम कहते हैं, उन्हीं को हम निकाय कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सीमा के बाहर के क्षेत्र को हम परिस्थान कहते हैं। मतलब है आपका ये वाले पार्ट की बात कर रहा है कि जो ये सिस्टम के बाहर वाली जितना भी आपका क्षेत्र होगा इसको हम परिस्थान कहते हैं, और परिस्थान को हम सराउंडिंग भी कहते हैं। और निकाय को परिस्थान से पृथक करने के लिए निकाय की सीमा होती है। मतलब है हमारा कि ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को ये वाली लाइनें अलग करती हैं, तो इन्हीं लाइनों को हम सिस्टम की लाइन कहते हैं या निकाय की सीमा कहते हैं। जो आपकी निकाय की सीमा होती है वो स्थिर या गतिशील दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। इसी प्रकार जो आपका एक सिस्टम और एक सराउंडिंग मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं या एक यूनिवर्स को बनाते हैं। किसी निकाय की जो स्टेट होती है, वो जो अवस्था होती है, वो निकाय के गुणधर्मों से ही मानी जाती है। यानी कि जो आपका सिस्टम की जो अवस्था होगी, जिस स्टेट में आपका सिस्टम होगा, वही आपके निकाय के गुणधर्म माने जाते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। जानते हैं कि जो हमारा ऊष्मागतिकी निकाय होता है वो क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं या ऊष्मागतिकी निकाय होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के प्रकार को बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जब निकाय की सीमा के अंदर द्रव्यमान स्थिर रहे तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहे तो इसे हम बंद निकाय कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम कोई सिस्टम मान लेते हैं या कोई निकाय मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारा कोई निकाय है या कोई सिस्टम है। इसके अंदर जो हमारा है m मान का एक मास लगा है, एक द्रव्यमान लगा है। तो जो हमारा ये लाइन कह रही है हमारी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको नाम लिख लेते हैं। तो ये जो आपकी होती है इसको हम सीमा बोलते हैं। ये वाली लाइन पर ही हम सीमा बोलते हैं। ये आपका लाइन के जो बाहर वाला स्थान होता है इसको हम परिस्थान बोलते हैं या इसी को हम सराउंडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका पहली लाइन कह रही थी कि जब निकाय की सीमा के अंदर द्रव्यमान स्थिर है, तो मतलब ये हमारा m मान का कोई द्रव्यमान लगा है, वो हमारा निकाय के अंदर क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पर ऊर्जा का अंतरण होता रहता है। मतलब यहाँ से हमारी एनर्जी आई और इधर से आपकी एनर्जी निकल गई। मतलब है हमारा कि यहाँ पर जो आपका ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है या आपकी ऊर्जा आती है और एक तरफ से चली जाती है, तो यही आपका क्लोज सिस्टम कहलाता है या इसी को हम बंद निकाय कहते हैं। अगली लाइन पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि यदि द्रव्यमान और ऊर्जा ही सीमा के आर पार जा सकें तो इसे हम खुला निकाय कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिर एक सिस्टम बना लेते हैं या एक निकाय बना लेते हैं। अब ये जो हमारी लाइन सेकंड वाली कहती है कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, सीमा के आर पार जा सके। तो यहाँ पर मान लिया हमारा ये कोई निकाय है, इसके बाहर हमारा मास भी चला जाए या द्रव्यमान भी चला जाए और इसी के साथ हमारी एनर्जी भी आर पार चली जाए, तो ये हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है या इसी को हम खुला निकाय कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जब निकाय की सीमा के आर पार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का ही ट्रांसफ़र ना हो सके तो इसे हम विच्छिन्न निकाय कहते हैं। देखिए जो आपका विच्छिन्न निकाय होता है इसको हम इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो आपकी लाइन कहती है कि जब निकाय या जब सिस्टम की सीमा के आर पार द्रव्यमान और ऊर्जा क्या हो, दोनों का ना ट्रांसफ़र हो सके, तो वह हमारा सिस्टम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। मतलब है हमारा कि यहाँ पर कोई एक निकाय मान लिया या सिस्टम मान लिया कि जो आपकी यहाँ पर मास है, जो आपका द्रव्यमान है वो यहीं पर रहे और जो आपके अंदर इसकी अवेलेबल एनर्जी है वो भी इसी के अंदर रहे। मतलब है ना हमारा द्रव्यमान बाहर जाए और ना ही हमारा जो एनर्जी है वो बाहर जाए, तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, विच्छिन्न निकाय कहलाता है। लास्ट आपका बचता है कि एडियाबैटिक, मतलब जो आपका रुद्धोष्म निकाय होता है उसमें क्या होता है। तो रुद्धोष्म निकाय में भी आपका देखिए जो आपका रुद्धोष्म निकाय होता है उसमें क्या होता है कि ना तो ऊष्मा सिस्टम को दी जाती है और ना ही ऊष्मा सिस्टम से निष्कासित की जाती है या ना ही ऊष्मा जो है आपकी सिस्टम से निकाली जाती है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो ये हमारा कोई सिस्टम है, तो जो आपका
रुद्धोष्म निकाय कहता है या एडियाबैटिक सिस्टम कहता है, वो कहता है कि ना हम यहाँ पर निकाय को ऊष्मा देंगे और ना ही निकाय से हम ऊष्मा को निकालेंगे। तो मतलब है कि आपका जो DQ होता है, आपका ट्रांसफ़र की गई या ली गई एनर्जी जो आपकी होती है 0 होती है। यही आपका जो है रुद्धोष्म निकाय कहलाता है या एडियाबैटिक सिस्टम कहलाता है। अब पढ़ लेते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। तो होमोजीनियस सिस्टम जो आपका एक सिंपली ऐसा सिस्टम होता है जिसमें निकाय या जिसमें सिस्टम में पदार्थ केवल एक अवस्था में स्थिर रहता है, उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। मतलब जो आपका पदार्थ रहेगा वो एक ही अवस्था में रहेगा। मतलब जो आपका लिक्विड है तो लिक्विड में रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड में रहेगा, या आपका स्टीम है तो स्टीम में रहेगा। और जो आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि जिस निकाय में पदार्थ एक से अधिक अवस्थाओं में रह सकता है वो आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है, या उसे हम विच्छिन्न निकाय उसे हम विषम निकाय कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस जो आपका सिस्टम होता है उसको हम हिंदी में विषम निकाय के नाम से जानते हैं। तो जो आपका होमोजीनियस सिस्टम होता है, इसमें जो हमारा पदार्थ होता है वो एक ही स्टेट में रहता है, लेकिन जो हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है उसमें हमारा पदार्थ एक से अधिक स्टेट में यानी एक से अधिक अवस्थाओं में रह सकता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स के बारे में। जानते हैं कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता है और उसके टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता है वो होता है यदि किसी निकाय को यानी यदि किसी सिस्टम को सराउंड से या परिस्थान से अलग कर दिया जाए तथा जो आपके सिस्टम है उसके माइक्रोस्कोपिक गुण में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो हमारा सिस्टम होता है वो ऊष्मागतिकीय साम्य में माना जाता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में माना जाता है। और ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक वर्ड आया है कि माइक्रोस्कोपिक गुण क्या होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जनरली आपका किसी पदार्थ के व्यवहार को समझने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। ये आपके माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम्स के जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि यदि निकाय मतलब यदि हमारा सिस्टम यदि निकाय में कोई असंतुलित बल न लगा हो और ना ही निकाय और परिस्थान के मध्य कोई असंतुलनीय बल हो, तो ऐसे साम्य को हम यांत्रिक साम्य या मैकेनिकल साम्य कहते हैं। इस लाइन का मतलब है हमारा कि यदि कोई निकाय है, मान लीजिए हमारा, उस पर क्या हो कि अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे हों, असंतुलित बल ना लगे हों, और जो आपका निकाय और परिस्थान हो उसके मध्य में कोई असंतुलन बल ना लगा हो, तो इस स्टेट को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यदि सिस्टम में या यदि निकाय में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है और ना ही निकाय के पदार्थ का जो ट्रांसफ़र होता है एक भाग से दूसरे भाग में नहीं होता है, तो ये आपका जो टाइप्स है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है। देखिए इन लाइन का मतलब क्या है आपका, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में यदि निकाय की कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो, मतलब ये हमारा एक निकाय है या सिस्टम है, इसमें कोई रासायनिक या केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो और जो आपका निकाय में पदार्थ का जो ट्रांसफ़र हो वो एक भाग से दूसरे भाग में होता रहे, तो वो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। अब पढ़ लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है कि किसी निकाय यांत्रिक या रासायनिक साम्य में है। मतलब है हमारा कि यदि कोई हमारा सिस्टम है जो क्या है वो यांत्रिक तथा साम्य दोनों, जो आपका यांत्रिक और रासायनिक साम्य दोनों अवस्थाओं में है, तथा निकाय को किसी ऊष्मा प्रवाह योग्य दीवार से अलग कर दिया जाए, तो निकाय के गुणधर्मों में स्वतः ही कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे निकाय को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, या इसी निकाय को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में समझ सकते हैं। मतलब है हमारा इन लाइनों के यहाँ पर कि यदि कोई हमारा एक सिस्टम है जो यांत्रिक मतलब जो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है और
केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों में है, तथा निकाय में मतलब तथा जो आपका सिस्टम होगा उसमें क्या हो, ऊष्मा प्रवाह दीवार से अलग कर दी जाए, मतलब वहाँ पर कोई लाइनिंग या कोई दीवार बना दी जाए, तो उसकी वजह से निकाय के गुण में कोई परिवर्तन न हो, तो आपका जो निकाय होता है वो थर्मल साम्य में या थर्मल इक्विलिब्रियम में समझा जाता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं ऊष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम होता है या शून्यकता निकाय क्या होता है उसके बारे में। तो यदि दो निकाय क्या हैं किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हैं, तो वे दोनों आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम है उसे समझ लेते हैं। तो हमने माना कोई बॉडी हमारी ये यहाँ पर है, कोई बॉडी हमारी यहाँ पर है, तो क्या हो गया कि हमने यहाँ पर जो बॉडी बनाई इन दोनों में टच कर दी। तो यहाँ पर देखिए आपका बॉडी ए है, ये आपका बॉडी बी है, इसको हम मान लिए बॉडी सी। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर था ए वाले का 50 डिग्री सेल्सियस, बी वाले का था 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको किसी तीसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो जो इन तीनों बॉडी का टेम्परेचर होता है वो समान हो जाता है। कहने का जो मतलब है हमारा, इसको हम 60 डिग्री मान लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका पिंड ए है या सिस्टम ए है, इसका जो टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस है, बी वाले का आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, और सी वाले को क्या किया गया है, इन दोनों के साथ आपस में जोड़कर रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऊष्मागतिकी का निकाय कहता है या ऊष्मागतिकी का जो शून्यकता का नियम कहता है कि यदि दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ ऊष्मीय साम्य में है तो वे दोनों आपस में भी साम्य में होंगे। कहने का मतलब है कि जैसे हमने मान लिया कि इसका 60 था, इसका 30 था, तो ये आपका टोटल हो जाता है 90 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम 3 पार्ट हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा जब ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम इस पर अप्लाई होगा तो ये जो 90 डिग्री सेल्सियस है ये तीनों में 30-30 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो आपकी तीनों बॉडी होंगी वो जो आपकी 30-30 डिग्री सेल्सियस पर आकर मतलब जो आपका हीट ट्रांसफ़र कर देंगी, तीनों में जो आपका तापमान होगा वो समान होगा। यही आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहता है। यहाँ पर आपका प्रेशर दिया है कि P बराबर F/A होता है, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल आपका दाब कहलाता है। इसका मात्रक जो न्यूटन पर mm² होता है, और जो फोर्स होता है उसका बल जो मात्रक होता है ये बल का, ये आपका जो F का मात्रक होता है वो न्यूटन में होता है, और जो A है आपका यहाँ पर वो है क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल जो आपका mm² में होता है। अब पढ़ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है या आयतन क्या होता है। तो किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ सब्सटेंस, वो आपका वॉल्यूम कहलाता है। कहने का मतलब है हमारा कि किसी पदार्थ के द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाता है वो आपका आयतन कहलाता है। तो यहाँ पर मान लिया हमारा कोई ये एक बॉडी है, ये क्या कर रही है कि इतना स्थान क्या कर रही, कवर कर रही है। तो इतना स्थान ये इसी का या इस बॉडी का आयतन कहलाता है। इस प्रकार विशिष्ट आयतन जो आपका 1 kg होता है वो द्रव्यमान का आयतन होता है। इसे मीटर क्यूब पर kg से हम इसको डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो किसी बॉडी की या किसी वस्तु की कह लीजिए या आप किसी बॉडी की कह लीजिए, तो यहाँ पर किसी वस्तु की डिग्री ऑफ हॉटनेस और आपकी जो डिग्री ऑफ कोल्डनेस होती है वो आपका तापक्रम कहलाती है। मतलब है हमारा यहाँ पर कि किसी वस्तु के गर्म होने को और उसके ठंडा होने का जो क्रम होता है वही आपका टेम्परेचर कहलाता है या वही आपका तापक्रम कहलाता है। इसको हम कैपिटल C में या इसी को हम डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं। जो आपका परम ताप होता है उसका मान होता है T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स प्लस 273 केल्विन। तो इसमें रखेंगे तो आपका परम ताप क्रम जो आपका निकल आता है। अब पढ़ लेते हैं कि एंथैल्पी तथा
आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, तो इंथैल्पी आपका जो फार्मूला होता है इंथैल्पी का वो होता है U + PV। अब U क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका U होता है वो आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, और जो आपका PV होता है वो प्रवाह ऊर्जा होती है, फ्लो एनर्जी होती है। तो यहाँ से हम इंथैल्पी की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा और प्रवाह ऊर्जा का योग हमारा इंथैल्पी कहलाता है। इंथैल्पी को हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि यदि इंथैल्पी में हमारा परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं DH = mCp T2 - T1। ये आपका किलो जूल में आता है। तो जहाँ ΔH आपका DH आपका बताता है कि इंथैल्पी में हमारा परिवर्तन हो गया है। M आपका द्रव्यमान है जो kg से डिनोट किया जाता है। Cp आपका स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर। ये P आपका प्रेशर बताता है, C आपका कांस्टेंट बताता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर ये आपकी ऊष्मा होती है जो आपके किलो जूल पर kg पर केल्विन में होती है। T2 आपका होता है अंतिम तापक्रम और T1 आपका होता है प्रारंभिक तापक्रम। दोनों के मान जो होते हैं वो केल्विन में होते हैं, और केल्विन को हम कैपिटल K से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका पढ़ लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है या आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो यह वह ऊर्जा होती है जो किसी द्रव्य के परमाणुओं या अणुओं की गतियों या उनके विन्यास से संबंधित होती है। इसके परिवर्तन को पदार्थ के तापक्रम परिवर्तन से ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब है हमारा इन लाइनों का कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वह एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी द्रव्य के परमाणुओं अणुओं की गतियों या उनके कॉन्फ़िगरेशन या उनके विन्यास से संबंधित होती है। वो आपका आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, वो आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ये आपका U = H - PV होता है, जहाँ H जो है वो आपका इंथैल्पी को डिनोट करता है। यहाँ पर यदि आपकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो चेंजमेंट हो जाए तो उसका फार्मूला होता है mCv T2 - T1। ये आपका किलो जूल में आता है। जहाँ पर जो आपका DU होता है वो आपकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन को बताता है। M आपका द्रव्यमान है जो kg में होता है, और Cv बताता है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को बताता है जो आपका किलो जूल पर kg पर केल्विन में होता है। और यहाँ पर जो आपका PV होता है वो प्रवाह एनर्जी को बताता है, फ्लो एनर्जी को बताता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका चैप्टर फर्स्ट का पूरा जितना भी आपका इम्पोर्टेंट है उसी का ये रिवीजन था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी अपने सेमेस्टर की तैयारी के लिए एक अच्छा वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमें या हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप ज़रूर जुड़िए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। उन्हें जो आपकी PDF आपके लिए अवेलेबल होती है, नोट्स आपके लिए अवेलेबल होती है, सारी PDF और नोट्स आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो देखने के लिए।